नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस में। दोस्तों, आपको एक बात का तो पता पहले से होगा कि इस पूरे अर्थ पर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे सूरज देवता सन है। यानी कि अगर सन के पास इतनी अल्टीमेट एनर्जी है तो हमारे दिमाग में एक सवाल बन सकता है कि आखिरकार ये एनर्जी आती कहां से होगी, कहां से जनरेट होती है और आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सन को इतनी सारी एनर्जी देते होंगे और वो इंटर्न हमें प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो में ना हम लोग सन के हर एक पहलू पर, हर एक स्ट्रक्चर पर, उसके कॉम्पोजिशन और उसके अलग अलग लेयर्स के बारे में बात करेंगे। और एक बात का प्रॉमिस ये है कि आज के बाद से, इस वीडियो के बाद से आपको सन को देखने का जो पर्सपेक्टिव है ना वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरा नाम है शिवम और मैं हूं आपके ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का फैकल्टी। तो फिर चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सन का सबसे सिंपल डिफिनीशन है कि ये एक लिविंग स्टार है, यानी ये एक येलो ड्वार्फ स्टार है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सन के ओरिजिन के बारे में बात करें तो आज से लगभग 4.7 बिलियन ईयर्स पहले सन का फॉर्मेशन हुआ। ये अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर सिचुएटेड है और ये हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता लिविंग स्टार है। दोस्तों, सन को जब हम अर्थ से देखते हैं ना तो हमें लगता है कि ये एक कांस्टेंट स्टेबल लाइट सोर्स है, लेकिन रियलिटी में ये एक डायनामिक स्टार है जो हमेशा बदलता रहता है और एनर्जी स्पेस में रेडिएट करता है। और साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर इसे स्टडी किया जाता है उसे हम हीलियोफिजिक्स कहते हैं। खैर, अब हम नजर डालते हैं सन के कुछ मेजर फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज के बारे में। साइज ऑफ सन। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसका डायमीटर लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि ये सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और छोटे डिब्रीज को अपने ऑर्बिट में रोटेटिंग पोजीशन में स्टेबल रखता है। मास की बात करें ना तो सन का मास इतना ज्यादा है कि ये ऑलमोस्ट 3,30,000 अर्थ के मास के बराबर है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर 1.3 मिलियन अर्थ आसानी से फिट हो जाएंगी। कहने का मतलब है सन के कंपैरिजन में हमारी अर्थ एक छोटी सी पार्टिकल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सन का कंपैरिजन दूसरे स्टार से करें ना तो इसका साइज एवरेज स्टार्स के साइज से भी कम है। यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे स्टार्स मिले हैं जो सन से 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 100 से भी ज्यादा गुना बड़े हैं। सन के साइज के बाद हम बात करते हैं सन के स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन के बारे में। लेयर्स ऑफ सन। तो यहां पर हम समझते हैं कि सन देखने में तो एक सिंपल सा चमकता हुआ गोला दिखाई देता है, लेकिन असल में ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेयर से मिलकर बना हुआ है। सन के सबसे अंदरूनी लेयर को हम कहते हैं कोर। ये सन का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है और इसलिए इसे सन का पावर हाउस भी कहा जाता है। सन के इसी पार्ट में एक्चुअल में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलके हीलियम एटम्स बनाते हैं और इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी जनरेट करते हैं। सन के कोर का टेम्परेचर करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कोर के ठीक बाद जो लेयर उसके ऊपर हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। कोर से रेडिएट होने के बाद एनर्जी पार्टिकल्स यहां पहुंचते हैं, लेकिन उनकी स्पीड काफी कम होती है। एक एस्टिमेट के अनुसार एक फोटॉन को कोर से निकलकर रेडिएटिव जोन में पहुंचने में 1,70,000 साल लग जाते हैं। जी हाँ, रेडिएटिव जोन के ठीक नेक्स्ट वाला लेयर होता है कन्वेक्शन जोन। रेडिएटिव जोन के मुकाबले यहाँ टेम्परेचर डिक्लाइन होता है, लेकिन फोटॉन यहाँ तेजी से ट्रैवल करता है। कन्वेक्शन जोन का नेक्स्ट वाला लेयर जो है उसे हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर सिर्फ 55 डिग्री सेल्सियस होता है। सन का यही वो लेयर है जो हम अपनी नेकेड आई से ऊपर आसमान में देखते हुए सन को देखते हैं। फोटोस्फीयर में एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे हम सन स्पॉट्स कहते हैं। दरअसल ये ब्लैक पैचेस होते हैं जो सन के ऊपर किसी स्पॉट की तरह दिखते हैं और जिस वजह से इसे सन स्पॉट कहा जाता है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसपास के रीजन के मुकाबले इन सन स्पॉट्स का टेम्परेचर 500 से 15 डिग्री सेल्सियस कम होता है
और इसी वजह से ब्लैक स्पॉट्स की तरह ये अपीयर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बनने के पीछे क्या कारण है? आखिर इतने गर्म ऑब्जेक्ट के अंदर ये ठंडा एरिया कहाँ से बन गया भाई? कैसे निकल गया? तो देखिए, इसके पीछे जो मेन कारण है ना, वो है मैग्नेटिक फील्ड। सन के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट काफी अधिक होती है, जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और जब ये फील्ड्स सन के सरफेस पर आते हैं, तो वहां की कन्वेक्शन करंट वीक हो जाती है, जिससे इन सन स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है। फोटोस्फीयर के ऊपर जो लेयर लोकेटेड होता है ना, वो है क्रोमोस्फीयर। फिर ट्रांजिशन जोन और सबसे बाहर होता है कोरोना। क्रोमोस्फीयर का विड्थ 2000 से 3000 किलोमीटर तक का होता है। ये वही एरिया है जो सोलर इक्लिप्स के दौरान ना हमें एक येलो सर्कल या रेड सर्कल के फॉर्म में दिखाई देता है। और फिर इस लेयर के बाद आता है कोरोना, जहां टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है और इस वजह से ये थोड़ा मिस्टीरियस भी लगता है। लॉजिकली अगर बात करें ना, तो सन के सरफेस से दूर होने के बाद भी ये टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा है भाई? लेकिन ये जो गुत्थी है ना, ये सॉल्व ही नहीं हो पा रही है। कोरोना में टेम्परेचर बढ़कर 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये सन के स्टडी में एक बहुत बड़ा पजल है, जिसका जवाब साइंस भी अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। और हमारा आदित्य L1 मिशन, वो भी तो इसी के लिए गया है। मतलब वन ऑफ द मेजर रीजंस इसी का है। हाई टेम्परेचर की वजह से यहां से सोलर विंड्स का ओरिजिन होता है। सोलर विंड्स बेसिकली प्लाज्मा से बनता है, यानी ये और कुछ नहीं बल्कि आयोनाइज्ड एटम्स का एक स्ट्रीम होता है जो सन के कोरोना से इंड्यूस होता है। ये एनर्जाइज्ड और चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जो सन के बाहर की तरफ फ्लो करते हैं। इनकी स्पीड लगभग 900 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुंच सकती है और टेम्परेचर तकरीबन 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सन स्टैटिक नहीं है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करता रहता है। लेकिन क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग स्पीड से रोटेट करते हैं। इक्वेटर पर हर 25 दिन में एक रोटेशन होता है, जबकि पोल्स पर हर 36 डेज में। और सिर्फ इतना ही नहीं, सन अपनी पूरी फैमिली के साथ मिल्की वे के सेंटर के अराउंड भी 7,20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ रिवॉल्व करता है। और इसे एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगभग 230 मिलियन साल लगते हैं। मतलब जब सन एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, तब तक अर्थ के कई सारे रिवॉल्यूशंस पूरे हो सकते हैं। सन का जन्म आज से लगभग 4.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ और शुरू में ना ये बस एक जायंट स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट था, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ज्यादा मटेरियल सेंटर की तरफ कोलैप्स हो गए और सन का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर फ्रिक्शन के कारण एनर्जी इतनी जनरेट हो गई कि यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक प्रोमिनेंट टेम्परेचर रीच होता है और यहां पर रिएक्शंस के बाद हाइड्रोजन एटम्स हीलियम्स में बदलने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे देखते देखते मिलियन सालों के बाद यहां पर सन का फॉर्मेशन होता है। और वही जो बाकी का मटेरियल बचा है, वही बाद में प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स में बदल गए और इस तरीके से सन और सोलर फैमिली का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यह भी सच बात है कि एक दिन सन भी खत्म होगा। जैसे सब स्टार्स होते हैं, सन भी एक दिन अपनी सारी हाइड्रोजन फ्यूल यूज कर लेगा। तब वो एक्सपैंड होते होते एक रेड जायंट बनेगा, इतना बड़ा कि मरकरी, वीनस, अर्थ और इवन कभी कभी मार्स को भी ये निगल जाएगा। उसके बाद वो अपने आउटर लेयर्स छोड़ देगा और एक छोटा सा व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक इसे होने में, यानी सन के खत्म होने में अभी लगभग 5 से 7 बिलियन साल बचे हुए हैं, जो शायद हमारे लिए एक गुड न्यूज है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं रहोगे। सन के लेयर्स और इसके ओरिजिन के जानने के बाद आइए अब हम बात करते हैं इसके साइकिल्स के बारे में। सन साइकिल। सन एक 11 साल का सोलर साइकिल फॉलो करता है। इस साइकिल में उसके मैग्नेटिक पोल्स उलट जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल बन जाता है भैया नॉर्थ पोल। और ऐसा हर 11 साल के बाद होता है। जब सोलर एक्टिविटी ज्यादा होती है ना, तो इसके सरफेस पर सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस देखने को मिलते हैं। यही एक्टिविटी कभी कभी अर्थ तक भी पहुंच जाते हैं। इससे जीपीएस, सैटेलाइट्स, रेडियो सिग्नल्स और इवन पावर ग्रिड्स तक को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। और साइंस की लैंग्वेज में इसे हम लोग स्पेस वेदर कहते हैं। एक्सट्रीम स्पेस वेदर की हिस्ट्री की बात करें तो पास्ट में हमें 2 बड़े एग्जाम्पल्स मिलते हैं। पहला है 1859 का
कैरिंगटन इवेंट। 1859 में इतना बड़ा सोलर फ्लेयर हुआ कि टेलीग्राफ सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गए और आसमान में इतनी ब्राइट ऑरोरास दिखी कि लोग रात में दिन जैसा फील कर रहे थे। उस समय हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का उतना बोलबाला नहीं था जितना आज है। और दूसरा इवेंट था 1989 का कैनेडियन ब्लैकआउट। 1989 के इस मासिव सोलर वेदर में एक सोलर फ्लेयर ने कनाडा के हाइड्रोक्यूबिक पावर ग्रिड को पूरे तरीके से क्रैश कर दिया, जिसके कारण नॉर्थ अमेरिका के करीब 6 मिलियन लोग 9 दिनों तक अंधेरे में रहे थे। इस सोलर वेदर इंसिडेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स तक मेल्ट हो जाते हैं। सोलर एनर्जी की इस मासिव पावर की वजह से पुराने समय से ही लोग सन को एक देवता मानते आए हैं और इसकी पूजा करते हैं। लैटिन में सन को सोल और ग्रीक माइथोलॉजी में हीलियोस नाम के डेटीज, जबकि हमारे इंडियन सोसाइटी में सूर्य देवता के नाम से इन्हें हम पूजते हैं। तो दोस्तों, चाहे साइंस हो या माइथोलॉजी, एक बात तो कॉमन है, सन के बिना अर्थ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।